वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन्हीं सब को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड्स का जो टर्म है वो बेसिकली आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थायरोस से। तो थायरस का बेसिकली मतलब है शील्ड। तो इनका शेप बेसिकली शील्ड लाइक होता है, तो इस वजह से इसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब ये थायराइड ग्लैंड का जो टर्म है ये बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस वाटसन इन 1655. So this is the term that was coined by the Thomas Watsons. अब अगर ओरिजिन्स की बात करें तो क्राइन सिस्टम में जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिक इनकी ओरिजिन बेसिकली डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स से होती है। तो राइट एट द गेस्टुलेशन स्टेज बेसिकली एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होते हैं। एक हमारे पास एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स। तो ये 3 लेयर्स बेसिकली बॉडी की जितनी भी पार्ट्स होती है इन सब की ओरिजिन इन 3 लेयर्स से होती है। अब अगर थायराइड ग्लैंड्स की बात करें तो थायराइड ग्लैंड्स की जो ओरिजिनेशंस होती है वो बेसिकली एंडोडर्म लेयर से होती है। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। अब यहाँ से बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इट इज़ होमोलोगस टू द इंडोस्टाइल एंड द लोअर कार्डेट। तो जो हमारे पास लोअर कार्डेट्स है, जैसे हमारे पास यूरो एंसेफेलोकार्डेट्स, दीज आर कॉल्ड एज द लोअर कार्डेट। तो इनके अंदर फेरिंग्स के वेंट्रल साइड पर हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडिनल सिलिएटेड ग्रूव्स होती है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं एंडोस्टाइल। और ये एंडोस्टाइल बेसिकली एक्ट करते हैं एज ए फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पर। बेसिकली ये एंडोस्टाइल्स म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और यही म्यूकस बेसिकली जो वाटर कलर में जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को ट्रैप कर देती है और इसी वजह से ये बेसिकली एक्ट करता है एज ए फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर इवोल्यूशनरी बात करें तो ये हायर कार्डेट में बेसिकली इसी इंडोस्टाइल से थायराइड ग्लैंड की ओरिजिनेशन होती है। अब यहाँ पर होमोलोगस का टर्म हमने यूज़ किया हुआ है। तो होमोलोगस का मतलब है स्ट्रक्चर सिमिलरिटी। एंडोस्टाइल का जो स्ट्रक्चर है एंड थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सिमिलर होती है। तो ऐसी किस्म के स्ट्रक्चर को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें इनकी शेप की तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पर आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर बेसिकली बटरफ्लाई लाइक होती है। अब अगर वेट की बात करें तो 20 to 40 ग्राम्स इनकी एडल्ट में वेट होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं कि बॉडी में ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है इन द नेक रीजन्स। तो राइट एट द नेक रीजन बेसिकली हमारे पास एक फाइब्स होती है जो कि बना होते हैं फ्रॉम 16 to 20 शीश ऑफ कार्टिलिजीनियस स्ट्रक्चर से बना हुआ एक ट्यूब्स होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया R1-5। तो इस ट्रेकिया की लोअर रीजन्स पर हमारे पास थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। अब अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली बना होता है फ्रॉम द 2 लोब, वन इज कॉल्ड एज द राइट लोब और दूसरा हमारे पास है लेफ्ट लोब। तो ये 2 लोब्स बेसिकली पाए जाते हैं इन केस ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल। अगर रिप्टाइल्स की बात करें तो रिप्टाइल की केस में बेसिकली सिंगल लोब थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, सिंगल लोब, जबकि बर्ड्स एंड मैमल में बेसिकली बाइलोब थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट लोब है ये बेसिकली एक दूसरे के साथ एक नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स आर पार्ट की टू कनेक्टेड होते हैं। इन्हीं कनेक्शंस को हम बेसिकली कहते हैं एस्थमस। एस्थमस बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द कनेक्शंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लोब्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी हिस्टोलॉजी की। तो अगर इन थायराइड ग्लैंड की जो लोब्स है इनको अगर फर्दर हम जूम करें तो इनके अंदर बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सेक्स होती है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। तो लार्ज नंबर में इनके अंदर ये फ्लूइड फिल्ड सेक्स जिसको हम पॉलिकल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इन फॉलिकल्स को हम देखें तो इनका जो एपिथेलियल लाइनिंग्स है तो यहाँ पर बेसिकली एक क्यूबाइडल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स।
और ये फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली इनकी जो कॉमन कैविटीज़ होती है इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। तो जो भी सब्सटेंस फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं वो बेसिकली इन्हीं फॉलिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। और इनकी फॉलिकुलर कैविटी में बेसिकली एक कोलाइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन्स। तो ये थायरोग्लोबुलिन्स बेसिकली 140 अमीनो एसिड से बना हुआ ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि इन्हीं फॉलिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब इन फॉलिकल्स के अलावा यहाँ पर एक अदर टाइप की सेल्स भी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, जबकि पैरा फॉलिकुलर सेल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन्स। अब ये बेसिकली इनकी हिस्टोलॉजी है। अब यहाँ पर बेसिकली ये फॉलिकुलर सेल जो कि थायरोग्लोबुलिन को सिक्रीट करते हैं, T3 एंड T4 को भी ये फॉलिकुलर सेल सिक्रीट कर देते हैं, जबकि पैरा फॉलिकुलर सेल बेसिकली इन केस ऑफ द बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के केस में बेसिकली ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन को सिक्रीट कर देते हैं। यही कैल्सिटोनिन बेसिकली कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर देते हैं। अब अगर एम्फीबियंस एंड फिशेस की बात करें तो एम्फीबियन एंड फिशेस के केस में बेसिकली इन्हीं थायरॉयड लोब्स के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसको हम कहते हैं अल्टीमोब्रैंकियल बॉडीज, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली कैल्सिटोनिन की सिक्रीशंस एंड केस ऑफ द एम्फीबियन एंड फिशेस, तो ये बेसिकली करते हैं अल्टीमोब्रैंकियल्स बॉडी से इनकी सिक्रीशंस होती हैं। अब अगर थायरॉयडल हार्मोन्स की बात करें तो थायरॉयड ग्लैंड से बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज ट्राईआयोडोथायरोनिन, द सेकंड वन दैट इज टेट्राआयोडोथायरोनिन जिसको हम T4 कहते हैं, और द थर्ड वन हमारे पास कैल्सिटोनिन है। अब ये जो फर्स्ट T3 एंड T4 से ये बेसिकली टायरोसिन डिराइव्ड हार्मोन है। इनकी सिंथेसिस बेसिकली अमीनो एसिड टायरोसिन से ही होती है। अब अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो T3 एंड T4, तो T4 में बेसिकली देखिए टेट्रा आयोडो, तो इनकी स्ट्रक्चर में बेसिकली 4 आयोडीन्स होते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग है और ये दूसरा बेंजीन रिंग है, और ये ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इसकी जो बेंजीन रिंग से एक बेंजीन रिंग में 2 आयोडीन्स पाए जाते हैं एट द राइट एट द थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन, और ये दूसरी रिंग्स में भी थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पर आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल इनके स्ट्रक्चर में 4 आयोडीन्स होते हैं। इनके लोकेशन बेसिकली 3535 ये इनकी लोकेशन है, तो इसी वजह से इसको हम T4 कहते हैं। जबकि T3 की केस में बेसिकली 15 लोकेशंस पर क्या होती है, आयोडीन एब्सेंट होती है। मीन इनके स्ट्रक्चर में 3 आयोडीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसको हम T3 कहते हैं। और ये जो बेसिकली थर्ड हार्मोन है ये नॉन आयोडीनाइजिंग हार्मोन है, नॉन आयोडीनाइजिंग हार्मोन है, और इनकी सिंथेसिस बेसिकली होती है फ्रॉम द पैरा फॉलिकुलर सेल्स इन द केस ऑफ द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, जबकि फिशेस एंड एम्फीबियन की केस में इन्हीं कैल्सिटोनिन को अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी सिक्रीट कर देता है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको हम कहते हैं थायरॉयडल हार्मोन। तो ये थायरॉयडल हार्मोन बेसिकली बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इनकी फंक्शंस लिखे हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन है इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम कहते हैं BMRs। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कर देता है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्हेंस कर देता है। तो जब भी थायरोक्सिन सिक्रीट होता है तो ये टिश्यू पर एक्ट करके टिश्यू लेवल पर बेसिकली जो ऑक्सीजन कंजम्पशंस होती है इनको इन्हेंस कर देता है। यानी सिंपली अगर मैं कहूँ ये बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशंस को इन्हेंस कर देता है, यानी मेटाबॉलिक रेट इसकी रिजल्ट में इन्हेंस होता है। तो ओवरऑल ये बॉडी का जो BMRs होता है वो इन्हेंस होता है बाय द एक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। तो जब भी हाइपर सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड्स की होती है तो इनमें बेसिकली 60 से 100% तक जो BMRs होती है ये इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स।
अब नेक्स्ट, इट प्रोमोट द ग्रोथ एंड मेचुरेशन ऑफ द स्केलेटन। तो स्केलेटन्स की ग्रोथ के लिए बेसिकली कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है तो ये कैल्सिटोनिन बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड में जब हायर कॉन्सेंट्रेशन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है इनको बेसिकली डिपॉजिट कर देता है इन द बोन में, और इसी की वजह से बेसिकली बोन्स की ग्रोथ होती है। सो दिस इज द सेकंड फंक्शंस ऑफ द thyroid gland. Of the third one, it promote motility of the gastrointestinal tract. तो जब थायरोक्सिन्स रिलीज होते हैं तो ये थायरोक्सिन बेसिकली जिसको हम T4 कहते हैं, तो ये आके यहाँ पर बेसिकली जो GIT ट्रैक्ट की सिक्रीशन है इनको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एपेटाइट एंड फूड इंटेक वगैरह इंक्रीज होते हैं, और इसी के साथ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी है वो भी इन्हेंस होती है। बेसिकली जब इनकी हाइफो सिक्रीशंस होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशंस आती है, क्योंकि इनमें मोटेलिटी ऑफ द GIT ट्रैक्ट ये स्लो होती है और इसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन आती है, और इनके हाइपर सिक्रीशन की वजह से डायरिया की कंडीशंस अफेयर होती है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटेलिटी एनहेंस होती है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होती है और डायरिया की कंडीशंस अराइज होती है। अब इसका जो फाइनल इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस एंड एम्फीबियन। तो मेटामॉर्फोसिस जो एम्फीबियंस में होती है इनके लिए बेसिकली थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होती है, और मेटामॉर्फोसिस हम कहते हैं ऐसी किस्म की प्रोसेस जिसमें जो इमैच्योर फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बेसिकली मेटामॉर्फोसिस कहते हैं जिसमें इमैच्योर फॉर्म कन्वर्ट होता है इनटू द एडल्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर देखिए एम्फीबियन की इमैच्योर फॉर्म को हम कहते हैं टेटफोल। तो इनमें बेसिकली एक लार्विस होती है जिसको हम कहते हैं टेटफोल्स। तो ये टेटफोल बेसिकली इनमें जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू द एडल्ट वन। अब इनकी जो प्रोसेस है, इनकी जो कन्वर्जेंस होती है फ्रॉम द टेटफोल एंड टू द एडल्ट, तो इनके लिए बेसिकली थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका जो थायरोक्सिन का जो एक्शन है ऑन द मेटामॉर्फोसिस इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय न्यूडरनेश। अब यहाँ पर बेसिकली जब थायरोक्सिन की डिफिशियंसी होती है तो इनमें बेसिकली जो लार्वल स्टेज है टेटफोल है वो बेसिकली टेटपोल ही स्टेज में इनकी ग्रोथ होती है, वो एडल्ट में नहीं कन्वर्ट होता। इसी को हम बेसिकली कहते हैं न्यूटेनी, यानी जब टेटफोल इनके साइज में इंक्रीज आता है लेकिन इनमें बेसिकली जो लार्वल स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे गेल्स वगैरह टेल्स वगैरह वो प्रेजेंट होती है, और इसी को हम बेसिकली न्यूटेनी कहते हैं। जबकि पेडोजेनेसिस भी थायरोक्सिन की डिफिशियंसी ही की वजह से होती है, यानी इमैच्योर फॉर्म्स जो होती है लार्वल स्टेज में बेसिकली ये सेक्चुअल मैच्योरिटी अटेन करती है जिसको हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। तो ये न्यूटेनी पेडोजेनेसिस वगैरह आती है थायरोक्सिन की डिफिशियंसी ही की वजह से। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब फाइनली व्हाट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड सिक्रीशन। तो जब भी जो थायराइडल हार्मोन है इनकी जब हाइपर सिक्रीशंस होते हैं तो इनसे कौन से डिसऑर्डर अराइज होते हैं, और इनकी जब हाइपो सिक्रीशन होते हैं तो इसी की वजह से कौन से डिसऑर्डर अराइज होते हैं। तो यहाँ पर जो थायराइडल सिक्रीशन है इनके डिसऑर्डर को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। एक को हम कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। तो जब भी थायराइडल हार्मोन्स की सिक्रीशन एनहेंस होती है तो इनकी वजह से बेसिकली ग्रेव्स डिजीज, एक्सोप्थाल्मोस एंड हैशिमोटोस डिजीज, तो ये डिजीज बेसिकली अराइज होते हैं फ्रॉम द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। तो ग्रेव डिजीज बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली एंटीबॉडीज बनते हैं, और यही एंटीबॉडी बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं इनकी मिमिक्रीज करके थायराइड ग्लैंड को क्या कर देता है, हाइपर स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से थायराइडल हार्मोन की सिक्रीशन बेसिकली एनहेंस होता है। अब जो भी पेशेंट्स है इनमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स होती है तो इनमें कंडीशंस होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोप्थाल्मोस। तो इनमें बेसिकली क्या होते हैं, पेशेंट में जो आई बाल्स होते हैं इनकी प्रोट्रूजन्स होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोप्थाल्मोसिस कंडीशंस। तो ये भी एसोसिएटेड होते हैं विद द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स।
थर्ड हमारे पास डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं हैशिमोटो डिजीज़। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जो कि हाइपर सिक्रीशन से ही एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरीज है डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। तो जब भी थायराइडल हार्मोन्स की सिक्रीशंस कम हो जाती है तो इसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर अराइज होते हैं। इनमें जो फर्स्ट कंडीशन है इसको हम कहते हैं माइक्सोडेमा। तो माइक्सोडेमा बेसिकली इनमें जो आई की नीचे बैग्स अफेयर्स होती है पेशेंट्स में, इसके अलावा जो फपी फेस अफेयर्स पेशेंट में होती हैं, इनमें ये जो बैग्स बिलो द आइज एंड पपी अफेयरेंस ऑफ द फेस ये किस तरह से होती है। तो नॉर्मली जो थायरोक्सिन है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फैट्स वगैरह। तो जब भी थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन्स की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल फैट्स वगैरह है वो स्किन की बीनीथ वो इनकी एक्युमुलेशन होती है जिसकी वजह से पपी फेस अफेयर्स होती है और आई के नीचे जो बैग्स वगैरह है वो शो होती है इन केस ऑफ द माइक्सोडेमा। और ये माइक्सोडेमा बेसिकली एडल्ट की केस में जब हाइपोसिक्रीशंस होती है तो ये कंडीशंस एडल्ट में अफियर होती है। अब अगर चाइल्ड्स की बात करें तो चाइल्ड में बेसिकली एक कंडीशंस अराइज होते हैं फ्रॉम द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन जिसको हम कहते हैं क्रेटेनिजम्स। तो ये थायरोक्सिन बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी चाइल्ड्स में इनकी हाइपोसिक्रीशन होती है तो इनकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। इसके अलावा इनमें मेंटल रिटार्डेशंस होती है और इनमें बेसिकली स्टंटेड ग्रोथ होती है और इसी कंडीशन को हम क्रेटेनिजम्स कहते हैं और ये चाइल्ड्स में होती है। द थर्ड वन दैट इज गोइटर्स। तो गोइटर बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट होती है तो हम गोइटर्स कहते हैं। अब गोइटर में बेसिकली आयोडीन की डिफिशियंसी होती है और आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। तो जब भी आयोडीन की डिफिशियंसी आती है तो इनकी वजह से जो T3 एंड T4 हार्मोन के इनकी सिंथेसिस कम हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन और एट द रिजल्ट्स थायराइड ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट होती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड्स एंड इट डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच।